बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूँ सज्जाद तरीन। आज नाज़रीन हमारे मेहमान हैं आमिर अली साहब, जो सिल्क रूट के एजाज़ी एम्बेसडर हैं। इनसे हम पूछेंगे कि पाक चाइना ताल्लुकात और पाक चाइना के दरमियान जो हमारे मंसूबे शुरू हो रहे हैं और जो जारी हैं और जो सी पैक है, इनके हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। आमिर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला जनाब। आमिर साहब, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो सिल्क रूट है ये कहाँ तक है और इसकी क्या मंसूबाबंदी है और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, ज़रा हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताएं। जी, सिल्क रूट प्लानिंग एक्चुअली मदर कंपनी है सी पैक की। सी पैक उसका एक छोटा पार्ट है और सी पैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चाइना ने जब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का लिया था तो ये एक बड़ा वाइडर एरिया था। उसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 68 कंट्रीज को आपस में इंटरलिंक करना है एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के पास पोर्ट है जो कि चाइना अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस को डेवलप करना चाहता है, उसे पाकिस्तान की गवादर पोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान के लिए गवादर पोर्ट और चाइना के लिए गवादर पोर्ट की अहमियत इक्वल है। अच्छा, ये आप ज़रा बताएं कि जो सी पैक है, उस सी पैक के जो मंसूबे शुरू हुए हैं वो क्या अब कब तक मुकम्मल हो जाएंगे और जो मौजूदा सूरत हाल है उनकी वो क्या है? जी, सी पैक कोई एक स्टेज में पूरा नहीं होगा। जब चाइना और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया था तो उन्होंने इसकी डिफरेंट स्टेजेस रखी थी। जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। स्टेज 1 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की थी जो मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट के अलावा जैसे एयरपोर्ट्स डेवलप होने हैं। अभी तो वेस्टर्न रूट पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाकी है, लेकिन ये सिस्टम के साथ चलेगा। ये सारी इन्वेस्टमेंट कोई एक ही दफ़ा नहीं आ रही और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये सारे पैसे जो हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनेंगे और हमें इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट से जब हम कमाएंगे, जब हम पैसा उससे रिवर्स होना शुरू होगा, वो हम रीइंबर्स करेंगे चाइना को। लेकिन आमिर साहब, आपने जो इंडस्ट्रियल जोन की बात की, हमारे यहाँ तो बिजली बहुत महंगी है। बिजली सस्ती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर, सी पैक में बहुत से मंसूबे हैं। इसके अलावा अभी तो ये शुरू ही नहीं हुआ। अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट $67 बिलियन की हुई है, लेकिन इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी जानी है। ये इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है जितनी हम लोग और आप लोग समझ रहे हैं। अगर स्टेज 2 है, स्टेज 2 में तकरीबन $200 बिलियन ऐड होंगे इसमें। फिर स्टेज 3 है, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेज के बाद जी $67 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगी है, इससे आगे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आप ये समझें कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इकोनॉमिकली पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और मुझे एक चीज़ आपको बतानी चाहिए कि सी पैक शुरू होता है पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चंगटू चाइना का एक शहर है जहाँ से इन्होंने रोड और रेल के ट्रैक्स बनाए जो अप टू गवादर आते। और सिर्फ इसी ट्रैक पे इन्होंने 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस, चाइना की ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट कोस्ट पे रहती है, लेकिन 30% पॉपुलेशन जो है वो वेस्टर्न प्रोविंसेस में रहती है और उन वेस्टर्न प्रोविंसेस में आबादी ना होने के बराबर है। अब चाइना एक पॉलिसी के तहत अपनी उस इंडस्ट्री को वेस्टर्न साइड पे मूव करना चाह रहा है जहां से उसको ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। ही कैन यूज गवादर एज अ सेंट्रलाइज पोस्ट और यहाँ से आपको पता है स्ट्रेटेजिकली हर एक जगह बड़ी इजी है, एक्सेस बहुत इजी है। एक आम ख्याल, अगर वो यूरोप जाना चाहे, आमिर साहब, एक आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान में सी पैक के जो मंसूबे हैं उन पर रफ्तार सुस्त हो गई है काम करने की। आप ज़रा बताएंगे कि क्या सूरत हाल है? जी, मैं ये समझता हूँ ऐसा हुआ है
क्योंकि फ़ेज़ 2 में जो कुछ होना चाहिए था, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। स्पेशली हमें टेक्निकल लोग आगे लाने चाहिए थे, टेक्निकल स्किल्स आगे आनी चाहिए थी, प्रपोजल्स आनी चाहिए थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी सीपैक अथॉरिटी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन हमें चाइना से और कंपनियों को और इन्वेस्टर्स को बुलाने की ज़रूरत है। अगर हम ओवरऑल देखें तो उनकी जो स्टेट ओन कंपनी है उनमें से बहुत कंपनी अभी तक पाकिस्तान आई हैं। चाइना के तकरीबन 877 स्टेट ओन कंपनीज हैं जो कि मोर देन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे शायद 9 कंपनियाँ हैं। और फिर पावर सेक्टर की आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें उन्हें अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स बना के देनी चाहिए। हमारे पंजाब का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड जीबी है या केपीके है और बलूचिस्तान भी है। इवन वहाँ सबसे ज़्यादा तो वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे हैं। क्या हमने रन वाटर प्रोजेक्ट जो कि सबसे सस्ता है और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 5000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, तो वाई नॉट वी यूज़ दैट रिसोर्सेज जहाँ पे हम 2 सेंट 2.5 सेंट पर वॉट में बिजली बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें बड़ी पहले सोचना चाहिए था। ये जो आपने बताया है, आपने कहा कि ये दुरुस्त है कि सीपैक के कामों पे जो रफ्तार है वो सुस्त हो गई है कामों की। ये क्या इनके अब मुकम्मल होने में ताख़ीर नहीं हो जाएगी, और ताख़ीर जो होगी उसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा? देखें जी, इन्वेस्टमेंट में ताख़ीर होने का मतलब जो है तो नुकसान तो है, हर सूरत में है, लेकिन ये जो डिले हुई है इसकी कई वजूहात हैं जो मैं समझ पाया हूँ पाकिस्तान में रह के सीपैक को डिले करने में जो हमारा फाइल वर्क है ना, ये थोड़ा सा स्लो है। शायद लोग डरते हैं और इस चीज़ से भी डरते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के डिफरेंट स्टेटस है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है। लेकिन इसका ऐसा होगा नहीं। चाइनीज़ जो हैं वो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी फैसला करते हैं तो वो बड़ी लंबी देर से उसके लिए प्लान करते हैं, लेकिन वंस दे मूव फॉरवर्ड दे नेवर गो बैक। वो हमेशा उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं। और पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने जैसा ये किया है, पूरी दुनिया में इतना अच्छा चाइनीज़ पाकिस्तान को सच में अपना भाई समझते हैं। हमें वो कहते हैं कि आप लोग हमारे आयरन ब्रदर हैं, फौलादी भाई हैं। तो अब हमें भी चाहिए कि हम उसका एडवांटेज लें, हम ये देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने अभी तक, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। बात करें, आप बात करें जी। 37 प्रपोज हैं, वैसे तो 52 थे लेकिन 37 तो क्लियर है। क्या उसमें से लाहौर के पास जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कायद आज़म अपैरल पार्क, जिसकी प्राइस रखी गई है 2 करोड़ और 80 लाख रुपए एकड़। अब जिसने 10 एकड़ में फैक्ट्री लगानी है वो पहले 30 करोड़ रुपए की जगह पे इन्वेस्ट करेगा। क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है? कभी भी लैंड की प्राइस आप उसको कमर्शियल वैल्यू से भी ऊपर कंसीडर कर रही हैं। आमिर साहब रुकिएगा, यहाँ आप रुकिएगा। पाकिस्तान में तो ये मतलब एक समझ लें एक रिवाज पड़ा हुआ है कि जहाँ कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, पहले वहाँ हुकूमती लोग ज़मीनें ख़रीद लेते हैं, फिर उनको महंगा करके बेचना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तो ये इस तरह का कारोबार चलता रहता है। उनको तो इससे वो परवाह नहीं होती कि यहाँ इंडस्ट्री आ रही है और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसका क्या किया जाए? सर, अभी तो जिस इंडस्ट्रियल जोन का मैंने नाम लिया है, डेफिनेटली लोगों ने खरीद ली होगी, लेकिन अभी तो वहाँ पे घास है और उसके बावजूद ये प्राइस दी जा रही है। प्राइस हमेशा सब्सिडाइज होती है। जब भी आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करना है, आपने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, आपने उसे सब्सिडाइज प्राइस देनी है, बल्कि फ्री देनी है। अगर आपने रोल मॉडल लेना है चाइना का या और मुल्कों का, वो तो आपको लैंड भी फ्री देते हैं, उसके अलावा इंसेंटिव देते हैं कि आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, आप हमारे लोगों को रोज़गार देंगे। क्या हमने ये एक भी दफ़ा प्लान किया कि हमने लैंड देनी है जैसे 1 एकड़, क्या हम उनको ये इंसेंटिव दें कि आप $10 लाख की यानी $1 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट आपको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट देगी।
ऐसे चलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मुझे तो नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कैसे चलाना चाह रहे हैं। नहीं, आप इस हवाले से ये तो अभी दूसरा आमिर साहब, आप इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या तजवीज़ देने जाएंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वो क्या मराहत का ऐलान करें ताकि सरमायादार जो हैं वो इधर आएँ? एक पोर्टल बना है अभी रिसेंटली चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, लेकिन उसमें 2 कॉलम नहीं है। उसमें एक कॉलम तो ये होना चाहिए कि आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी है कि जो कि स्टेट बैंक के अकाउंट में आ रही है। जो स्टेट बैंक के अकाउंट में आएगी वो पैसे पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा करेंगे। उसके अगेंस्ट अगर आप किसी को एक एकड़ जगह दे भी देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप लिमिट रखें, टाइम लाइन रखें, फिर आप उसमें ये बताएं कि आप कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप सिर्फ लैंड के प्राइस को लैंड माफिया के हाथ में दे देंगे, मैं तो दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि आई एम सो सरप्राइज कि इतनी ज़्यादा प्राइस के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मुल्क पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये तो सेम ऐसे ही है कि जैसे लैंड माफिया के हाथ में आपने बिजनेस दे दिया है। आई डोंट थिंक कि ये हमारे मुल्क का एक, अगर अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना है आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, उसे इंसेंटिव दें। और बहुत से इंसेंटिव है, सिर्फ एक लैंड इज ओनली वन। उस आप बिजली उन्हें जब बात करते हैं आप 16 सेंट में, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर अली साहब से मज़ीद पाक चाइना के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं आमिर अली साहब जो पाक चाइना इंडस्ट्री के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और बहुत मामलात को जानते हैं। आमिर अली साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिल्क रूट है हमारे नाजरीन के लिए ज़रा ये बताइएगा कि इसमें कितने मुल्क शामिल हैं? सिल्क रूट नॉर्मली पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं जैसे ये शायरा रेशम है। इसका शायरा रेशम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें 68 कंट्रीज हैं टोटली, और उन 68 कंट्रीज में से एक पाकिस्तान है। जो टोटल बजट एलोकेट किया गया था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसे बोला जाता है OBORI, इसका टोटल बजट $1260 बिलियन का। आउट ऑफ दैट $1260 बिलियन अभी तक पाकिस्तान में $67 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो है एग्जीक्यूट हुए। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक 5% या 5.5% पे खड़े हैं। हमने इसके टोटल बेनिफिट्स लेने कैसे हैं? क्या हम उनको वो सब कुछ दे रहे हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को? देखिए सर, आप अगर अपने शहर से दूसरे शहर पे मूव होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप सिर्फ उस वक्त मूव होते हैं कि जब आपको इंसेंटिव नज़र आ रहा हो। जब आपको इंसेंटिव ही कोई नहीं है, यहाँ पे कौन इंडस्ट्री लगाने आएगा? इसमें मैं ख़ास तौर पे दोबारा वो बात रिपीट करूँगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मेट होता है, उसे कहते हैं PPP और BOT। इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सेंट्रल कैरेक्टर होता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब तक प्रपोजल्स नहीं लेके आएगा, मुझे अभी तक नहीं पता कि हमने सोलर पे कितनी प्रपोजल्स हमारी पेंडिंग है, सोलर पावर पे, हमारी वाटर पावर पे, रन ऑफ वाटर पे कितनी प्रपोजल्स पेंडिंग है। मुझे एक अरसा हो गया इस पे कोई नई प्रपोजल सामने आती नजर नहीं आ रही कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट आमिर साहब ये बताएं, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन है, कभी आप उनसे मिले हैं? आपने उनसे इन इश्यूज पर बात की है? जी बिल्कुल, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी तकलीफ से भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट बाकी सब सूबे जब 18th अमेंडमेंट के बाद दे आर इंडिपेंडेंट। उनकी तरफ से 3 साल हो गए हैं, उनके पोर्टल पे कोई नहीं प्रपोजल नहीं है। जब उनकी तरफ से प्रपोजल ही कोई नहीं आ रही, आप इन्वेस्टर कैसे लेके आएंगे? इन्वेस्टर को पहले प्रपोजल चाहिए। क्या हमने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को सॉफ्ट किया है? जब भी गूगल में देखते हैं आप मैप और आपको बहुत सारे एरियाज रेड मार्क नजर आते हैं, तो हम कैसे बात कर सकते हैं कि कभी बात करते हैं जी कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है।
क्या हमने उसकी रिलैक्सेशन पॉलिसीज बनाई? हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। आमिर अली साहब, ये जितनी आपने तारीफ़ें की हैं सी पैक की और सिल्क रूट की और पाक चाइना सरमायाकारी की, लेकिन यूरोप, अमेरिका और बाकी दुनिया जो है वो तो बहुत मुखालफत कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत खसारे में जाएगा। ज़रा इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो सी पैक का एग्रीमेंट है, इसके पे बैक फार्मूलाज बड़े सॉफ्ट है और उन सॉफ्ट फार्मूलाज में ऐसे हैं मोस्टली, जैसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो सड़क बनी है उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उस पर जो टैक्सेस चार्ज होंगे वही रीइंबर्स होंगे। इसी तरह अगर ग्वादर हार्बर प्रोजेक्ट है, ग्वादर हार्बर प्रोजेक्ट पे भी इसी तरह के सॉफ्ट पे बैक फार्मूलाज है और हमने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैसे बाय द वे चाइना के ज़िम्मे है, वो हमारे ज़िम्मे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत कम है। मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ये कोई ऐसा लोन नहीं दे रहे आपको जो बजट सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो चाइना है इसने बहुत बड़ी सरमायाकारी जो है वो ईरान में करने का फ़ैसला किया है और 25 साल उनके मंसूबे हैं। इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करते करते अचानक वो ईरान की तरफ उसका रुख हो गया है चाइना का। जी, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बार्टर ट्रेड है। इसे हम इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हैं और वो 25 साल का अगला प्लान है और जिसमें मेरे इल्म के मुताबिक के 280 बिलियन डॉलर जो हैं वो तो सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी उनके जो प्लान है जो कि मुझे नहीं पता कब तक एग्जीक्यूट हो गया। 25 साल किसने देखे हैं, लेकिन ईरान उसके बदले में उन्हें सस्ता तेल दे रहा है और बहुत सस्ती प्राइस पे। लेकिन हमने हमने चाइना को क्या दिया? हमने चाइना को वो कुछ नहीं दिया। हमने तो चाइना से जो लिए वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमने बार्टर ट्रेड नहीं की उनसे। नहीं, लेकिन ये ईरान में जो इतनी ह्यूज सरमायाकारी हो रही है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो ज़रा बताएं ना। सर, ईरान को जैसे आइसोलेट किया हुआ था वेस्ट ने, उसको अपना क्रूड ऑयल बेचने के लिए कोई ना कोई सबसे अच्छा बायर चाहिए था और इस वक्त चाइना से अच्छा बायर कोई नहीं है, जिसकी शायद ऑयल की जो इंपोर्ट है इट टच अबाउट 360 बिलियन डॉलर पर ईयर। तो उसको सस्ता तेल मिल गया और इससे बाय द वे जैसे लोग इसे सी पैक से जोड़ रहे हैं, इससे सी पैक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी पैक एक और इनिशिएटिव है, इसका ईरान के साथ डील से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ईरान प्लेड वेरी वाइजली, उन्होंने बड़ा प्यारा एग्रीमेंट किया है जिसमें उन्होंने अपने आप को आइसोलेट होने से मज़ीद बचाया और ख़ास अभी अगर अमेरिका उन्हें कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता, वेस्टर्न नहीं देता, तो चाइना तो है ना, तो बोथ ऑफ देम टुक एन एडवांटेज। अच्छा, इसलिए ये मेरा ख्याल है विन विन गेम है। आमिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने JF थंडर जो है जहाज़ हमने बनाए हैं मुश्तरका तौर पर चाइना के साथ मिलकर, इस तरह बाकी जो हमारे शोबे हैं, फिल्म है, स्टेज है, सकाफ़त है और बहुत सारे शोबे हैं, कौन कौन से ऐसे शोबे हैं आपके ख़्याल में जहाँ पर हम मुश्तरका तौर पर काम कर सकते हैं चाइना के साथ मिलकर, सी पैक के अलावा? सबसे पहला शुबा तो मैं समझूंगा कल्चर है और एक चीज़ मैं थोड़ी सी नाजरीन को बता दूं, बहुत कम नाजरीन जानते हैं, 40 साल बाद पाकिस्तान की फ़िल्म रिलीज़ हुई है चाइना में, परवाज़ है जुनून। जितने पैसे उसने पाकिस्तान से कमाए थे उससे बहुत ज़्यादा उसने चाइना में कमाए। अभी रिसेंटली हमारी एम्बेसी ने एक वेब कॉन्फ्रेंस वेबिनार करवाया है जिसमें चाइनीज़ फिल्म प्रोड्यूसर्स और पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा बैठने का मौका दिया। फिल्म एक ऐसी मीडिया है कि जो कि आपका एक बड़ा सॉफ्ट इमेज पास करती है। हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इसमें कोई ज़्यादा काम कर रही है। टारगेटेड मूवीज़ बनती हैं जो कि प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मैं कई फिल्मों का नाम ले सकता हूं जो कि टारगेट मूवीज़ थी जिसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या हमारी गवर्नमेंट ने आज तक एक भी टारगेट मूवी बनाई जिसमें ये बताया जाए कि चले जी बुद्धिज़्म वाज स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम टैक्सला, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, ऐसा हुआ, या पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हम सिर्फ ये कहते रहते हैं हमारे नॉर्दर्न एरिया बड़े खूबसूरत हैं, बट हु नोज़। लेकिन हमने इसके मुकाबले में मैं जब इंडिया की बात करता हूँ, उनकी 5 फिल्में शायद
अगर मैं गलती भी नहीं हूँ तो उनका जो टोटल बिजनेस वहाँ से उन्होंने किया चाइना से, दैट वाज फॉर $500 million। मैं नेम रख सकता हूँ उन मूवीज़ का, 3 Idiots थी, पीके थी और सुल्तान थी और एक दंगल थी कुछ तो उन्होंने कल्चर को हिट किया है। यही सॉफ्ट इमेज है। हम ये सॉफ्ट इमेज क्यों नहीं पास कर सकते? पूरी दुनिया में अपना इमेज पास करने के लिए, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के, हमेशा आपका कल्चर रिलेट करता है आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ। जब आपकी कल्चर ही आप प्रमोट नहीं कर रहे तो आपका टूरिस्ट कैसे आएगा? अच्छा, आपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव क्या दिया है? आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या लद्दाख में बहुत मार खाई है चाइना के हाथों इंडिया ने, उसके बावजूद उन्होंने उनसे तिजारत बंद नहीं की, बल्कि उनकी तिजारत में इजाफा हो गया है। और पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनी हैं उनको इंडिया में वही राइट्स दिए जा रहे हैं जो इंडियन कंपनी के हैं। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। मेरा ख्याल है कि दूसरा वाला पोर्शन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनको वहाँ से बड़ा सेटबैक हुआ है। लेकिन ट्रेड जो है वो बिल्कुल नहीं कम हुई। लेकिन ट्रेड का बहुत साइड बेनिफिट है। आप ये देखें कि चाइना को इस वक्त इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या हम लोगों ने कोई ऐसा एडवांटेज लेने की बात की? हम लोगों ने वहाँ पे कोई एक्सपोज की, एक्सक्लूसिव एक्सपोज की? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने आज तक उन्हें जो दिया, थोड़ा सा रॉ मटेरियल दिया और कुछ और ऐसी चीज़ें दे दी। लेकिन इंडिया का अपना इंटरेस्ट है। अगर इंडिया वहाँ से $100 बिलियन की इंपोर्ट कर रहा है, $80 बिलियन की, इफ आई एम नॉट ऑन अ मिस्टेक, तो $14 बिलियन की एक्सपोर्ट भी है। जबकि हमारी एक्सपोर्ट कितनी है? हम उनको रॉ मटेरियल की सूरत में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी सी फूड है और हमारी मिनरल्स हैं, माइनर, जिन्हें हमें प्रोसेस करना चाहिए। हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट में मुझे नहीं समझता, लोगों को समझ नहीं आती कि वैल्यू एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट को मैंने इस चीज़ पे फोकस करते नहीं देखा। मेरे जैसा एक आदमी आपको एक बहुत सारी चीज़ें बता सकता है कि आप इन चीज़ों को प्रोसेस कर लें, शेल्फ लाइफ बढ़ा लें, प्रोसेस कर लें, आप इतने $1 बिलियन प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने बाज़-औक़ात बहुत बड़े इंसेंटिव दिए हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो शायद हम ऑफ द ट्रैक ना हो, तो एलजी को सिर्फ उन्होंने अपने एलईडी पैनल जिसके वो टीवी बनाते हैं, वो बनाने के लिए ना सिर्फ ज़मीन फ्री दी बल्कि इन्वेस्ट भी किया उनके साथ, ताकि चाइना में ये टेक्नोलॉजी आ जाए। आज चाइना में छोटी बड़ी 5000 फैक्ट्रियाँ हैं जो सिर्फ टीवी बना रही हैं, एलईडी टीवी बना रही हैं। अब ये देखिए, एक एक्शन से उन्होंने कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ली। और ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, और उसके बाद फिर एक्टिव इंडस्ट्री के बाद पैसिव इंडस्ट्री होती है, वो इंडस्ट्री जो उस इंडस्ट्री से रिलेट करती है। तो उन्होंने कितना वाइड किया अपने एरिया को। हम लोगों ने आज तक इन्वेस्टर्स को कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया ही नहीं किया। बड़ा किया कि छोटा भी नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आमिर अली से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर अली साहब हमारे साथ हैं। आमिर साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान को अपने टूरिज़्म बढ़ाने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? टूरिज़्म पॉलिसी, और टूरिज़्म पॉलिसी कभी ऐसे नहीं बनती कि सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी हमने वहाँ पे 1 रिज़ॉर्ट बना दिए हैं, 2 रिज़ॉर्ट बना दिए हैं, 5 रिज़ॉर्ट बना दिए हैं। क्या हमने टूरिस्ट ऑपरेटर्स को, टूरिस्ट कंपनीज को ओवरसीज, वी डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्या हमने उनको इंगेज किया? क्या हमने उनको ला पे विज़िट करवाया? और फिर इस पॉलिसी में एक तसलसल होता है। ये खाली ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे कुछ डेवलप कर दिया, नहीं, आपने एयरलाइंस को इंगेज करना है, होटल इंडस्ट्री को इंगेज करना है, कल्चर इंडस्ट्री को इंगेज करना है, और उन सबको मिला के एक पॉलिसी देनी हो। लेकिन हम जब भी सिर्फ टूरिज़्म पे बात करते हैं, हम कह देते हैं जी वहाँ पे हमने एक चेयर लिफ्ट का इफ्तिताह कर दिया, मालम जब्बा में हमने वो एक स्नो फेस्टिवल करवा दिया, बट दैट इज़ नॉट फॉर टूरिज़्म। दुनिया में किसने देखा? एक मेरे पास प्रपोजल थी कि जैकी चैन को पाकिस्तान लाया जाए, और पाकिस्तान ला के वो पाकिस्तान के पहाड़ों पे आके खड़ा होके कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो मेरा कुछ एग्रीमेंट हुआ भी था, जैकी चैन को मैंने एग्री किया था कि पाकिस्तान आए,
और ही वॉज सेक्रेट, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया और सब इफेक्ट हो गया। जब आप देखें ना वहाँ पे इंग्लैंड की जो शहजादी और शहजादा 2 आए हैं, और उसके आने के बाद और साथ ही यूके के टूरिज्म इंडस्ट्री ने एकदम कह दिया कि ओके दिस इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द ब्रिटिश टूरिस्ट। तो हम क्या बड़ी फिगर्स को ला के यहाँ पे हिट करें, वो यहाँ पे प्रमोट करें, और उनका वो मैसेज मुख्तलिफ फॉक्स चैनल पे, CNN चैनल पे और बड़े मैगजीन में इंटरनेशनली हिट हो कि जब एक बड़ा स्टार आपके वहाँ पे खड़ा हो के ये कह दे कि इट्स अ हेवन ऑन द अर्थ, या कुछ ऐसी बात करे, तो आप फिर देखें कि आपने टूरिज्म को फिर हिट किया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी टूरिस्ट नेशनलिटी चाइनीज़ है इस वक्त। तो हमने आज तक चाइनीज़ को कितने टूरिस्ट वीज़ास इश्यू किए हैं, यहाँ पे कितने टूर ऑपरेटर्स हैं, चाइना में कितने टूर ऑपरेटर्स हैं। मैंने एक छोटी सी प्रपोजल इस सिलसिले में फॉरवर्ड की थी वहाँ पे चाइनीज़ ऑपरेटर्स को। दे आर वेरी मच विलिंग, लेकिन यहाँ पे कोई आए आके एक दफ़ा बात तो करे कि हमें बताए, मुझे कहे कि जी हमें 50,000 टूरिस्ट चाहिए, 1 लाख टूरिस्ट चाहिए, 10 लाख टूरिस्ट चाहिए। हम उस टूरिस्ट पॉलिसी पे बात कर सकते हैं, हम वहाँ पे टूर ऑपरेटर्स को इंगेज कर सकते हैं कि आप हमें कम से कम इतने टूरिस्ट देंगे। और यही तो सॉफ्ट इमेज है। सॉफ्ट इमेज से उससे भी पहले सॉफ्ट इमेज पे हमें सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए, क्या हमने अपनी मूवीज़ चाइना में दिखाई, हमसे फिर हम इंडिया की बार बार बात करते हैं। इंडिया ने अपने वो स्टार प्लस के ड्रामे वहाँ पे डब करके लगा दिए। पाकिस्तान ने जब भी कोशिश की, पाकिस्तान वाले हमेशा कहते हैं हमें प्राइम टाइम चाहिए, हमें 8 बजे का टाइम चाहिए, हमें 7 बजे का टाइम चाहिए। भाई अगर आपके ड्रामे इस काबिल होंगे, वो इतने क्वालिफाई कर रहे होंगे, वो 10 बजे से खुद ही उसका टाइम 8 बजे पे ले आएंगे। लेकिन आपको ये अटेम्प्ट करे तो सही। आप हर बात में प्रॉफिट पहले सोचेंगे तो ऐसे नहीं होता। आपने लोगों को इमेज पास करना है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तो यहाँ पे तो कोई ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। आमिर साहब, कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपके पास जो तजावीज़ हैं, क्या आपने ये हुकूमत के किसी आदमी से मुलाकात की, उनको ये बताया? जी एक ऑर्गेनाइजेशन से मेरी बात हुई थी और उनको मैंने कुछ प्रपोजल्स दी थी, दे लाइक्ड इट। और फिर FW को उन्होंने हमारी प्रपोजल्स को फॉरवर्ड किया, FW को भी बड़ी अच्छी लगी। लेकिन ये एक पूरी सीरीज़ है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। आपने अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, उसकी डेस्टिनेशन से लेके किसी उस मुल्क से लेके यहाँ आए, टूरिज्म बसें हों, टूर गाइड्स हों, और आपने फिर उस टूरिज्म इंडस्ट्री को कल्चर से रिलेट करना है। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री कभी पैसे नहीं बना सकती जब तक कि उसमें कल्चर इंगेज ना हो। यहाँ पे अपने कल्चर इवेंट्स करें, आप यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करें, तो फिर जब ये इंडस्ट्रीज रिलेट करती हैं तो ये प्रॉफिट में जाती हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक मसला ये भी है ना कि एक बहुत बड़ा तबका जो है, यहाँ कोई कल्चर्स का प्रोग्राम हो वो हो तो उस पर वो डंडे लेके आ जाते हैं, फिर वो क्या किया जाए वहाँ? ये सॉफ्ट इमेज तो हमारा पास करना बहुत ज़रूरी है। हमें देखिए चाइनीज़ ना हर काम स्लोली करते हैं, लेकिन वो अपने काम के तसलसल को तोड़ते नहीं हैं, ये उनकी खूबी है। अब आप देखिए कि चाइना इतना शोर नहीं मचाता कि सीपेक के हवाले से क्या हो रहा है, सीपेक के हवाले, लेकिन वो ग्राउंड रूट लेवल पे बहुत काम कर रहे होते हैं। तो हमें भी इसी तरह ग्राउंड रूट लेवल पे बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल पहले भी अच्छी नहीं थी, अब और ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसने तो दुनिया भर में अमेरिका और बरतानिया जैसों को बहुत मतलब नुकसान पहुंचाया है। आप क्या देखते हैं ये कोरोना के बाद जो होगा, पोस्ट कोरोना, आप क्या देखते हैं सूरत हाल? पोस्ट कोरोना में तो अभी तक पाकिस्तान को, इससे पहले गुड लक हुई कि इंडिया और बांग्लादेश की फैक्ट्रीज चूँकि बंद थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो पाकिस्तान को फॉर द टाइम बिंग एक थोड़ा सा ना चंप मिला। लेकिन हम इसे कंस्टेन कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोरोना ने चाइना को भी बहुत डैमेज किया है, लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश की है। साथ के साथ वो पैरेलल इंडस्ट्री चलाते जा रहे हैं ताकि जीडीपी डैमेज ना हो। ऑफ कोर्स आम लोगों को तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जब जीडीपी और ग्रोथ डैमेज नहीं होती तो वो आप फाइनली अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो अभी तक जितनी कोरोना वैक्सीन आई है, आई मस्ट से कि उसमें से बाय तो कुछ भी नहीं की गई थी, वो तो डोनेशन से।
और ये डोनेशन पे हमने आवाम को लगा दी है, जबकि चाइना में वैक्सीन की इतनी प्राइस नहीं है। और यहाँ पे वैक्सीन को जिस तरह रखा गया है, इसे डोंट मेक इट अ कमर्शियल डील, ये लोगों की वेलफेयर के लिए। चाइना गवर्नमेंट ने जब कोरोना की प्राइस को अनाउंस किया तो उसने हर मुल्क की जीडीपी के मुताबिक किया और उसके लिए कोटा रखा ताकि ये ना हो कि सिर्फ अमीर लोग, अमीर मुल्क जो हैं वो ऑर्डर प्लेस करें और गरीब मुल्क जो हैं वो इससे महरूम रह जाए। ये होता है सिस्टम हमारे यहाँ पे। हम कोरोना को भी पैसे बनाने की मशीन बना रहे हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान में एक और भी राय पाई जाती है कि यहाँ हमारी सारी मार्केटें जो है चाइनीज़ माल से भर गई हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है और लोग जो है हमारे सारे वो चाइना से माल बनवा के भेज रहे हैं और यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोगों को यही करने की ज़रूरत है जो मैंने बार बार कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। चाइना में इस वक्त लेबर प्राइस इस हद तक ऊपर जा चुकी है कि अब उन्होंने अपनी बहुत सारी इंडस्ट्री बाहर मूव करनी है। और एक और आपको मैं बड़ी कीमती बात है ये कि चाइना ने बहुत सारी इंडस्ट्री इसलिए भी मूव करनी है कि चाइना जो टॉक्सिक्स छोड़ रहा है हवा में वो अपने कोटे से बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में वो टॉक्सिक्स की जो कोटा है उससे बहुत कम है इंटरनेशनली। तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में वो मूव होने के चांसेस हैं कि जिसका चाइना में थोड़े से टॉक्सिक्स के इश्यूज आगे हुए हैं। ये एक पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना से पाकिस्तान में मूव होनी है। आप अपनी पोजीशन तो देखिए ग्लोबली क्या है। आप 4 दिन के 5 दिन के डिस्टेंस पे बैठे हैं यूरोप के, आप 2 दिन के गल्फ और पर्शियन गल्फ और अरेबिक गल्फ जो है इसके फासले पे बैठे हैं। एक कंटेनर अगर शंघाई से चलता है और उसने अफ्रीका जाना है या यूरोप जाना है, टेक 45 डेज। लेकिन यहाँ से आप यूरोप और अफ्रीका के लिए 7 डेज 5 डेज का पैकेज दे सकते हैं। अब ऐसी सेंट्रल पोजीशन में बैठे हैं, आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। आमिर साहब ये बताइए, आपने अभी तक कितनी ऐसे में एक बात करना चाहता हूँ। आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या हमारा पहले ज़राई मुल्क था, आज हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, क्या हम इस जो हमारा एग्रीकल्चर का शोबा है इसमें हम चाइना से क्या हेल्प ले सकते हैं? चाइना ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास मोर देन 35% जो लैंड है वो है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकती है, यानी कि वो प्लेन है बिल्कुल। चाइना की जो ज़्यादातर सरफेस है वो प्लेट्यू और ऊपर नीचे है, बम्पी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबसे ज़्यादा रिसर्च की है इस पे एग्रीकल्चर पे, और उन्होंने इस वक्त ना सिर्फ अपने आप को ख़ुद को फील कर लिया है एग्रीकल्चर साइड पे, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो प्लान करते हैं कि एक एरिया में किस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है और उसी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। हमारे आज तक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ये तो बताया नहीं है कि अदरक कहाँ पे लगना है और जिन एरियो में नहीं लग रहा वहाँ पे कैसे लगेगा। हमारे हाइब्रिड सीड पे कोई रिसर्च नहीं है। चाइना ने एक कंपनी बाय की है स्विट्ज़रलैंड से $43 बिलियन के। वो कंपनी का स्कोप सिर्फ एक है कि वो मोस्ट एडवांस हाइब्रिड सीड बना रही है। अब ये देखें कि उस एक रिसर्च से, एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से, जिसे दुनिया कहती थी कि पता नहीं चाइना ने इतने बड़े पैसे क्यों ज़ाया कर दिए, उन्होंने कहा जी विद इन 4 ईयर हमने अपनी एग्रीकल्चर को $400 बिलियन को टच करवा दिया। चाइना में 100 वो कंपनी है जो कि यहाँ पे तो कॉर्पोरेट सेक्टर है नहीं है, जिसे कॉर्पोरेशन कहते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे फार्मिंग करते हैं और उनका जो जिंजर है, गार्लिक है, टमाटो है, ये सारी चीज़ें उनकी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है हमारी पर एकड़ प्रोडक्शन से 400 टाइम्स ज़्यादा है। चाइनीज़ हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम उनके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। चाइना की जो एग्रीकल्चर एसोसिएशन है, दे ऑल्सो मेक मी देयर नॉमिनेटेड एनवॉय फॉर पाकिस्तान, वो भी काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ हमसे टेक्नोलॉजी ले लें। और गुजरावाला के पास तो उन्होंने एक हाइब्रिड सीड पे रिसर्च सेंटर बनाया है राइस का,
तो ये वो सारी चीज़ें हम उनसे सीखते क्यों नहीं हैं? हमने यहाँ पे कितने सेमिनार करवाए। सर मैं एक बात ख़ास तौर पे आपको कहना चलूँगा कि हम लोगों ने रोड शो और ग्राउंड रूट लेवल पे कितने सेमिनार करवाए। हमने उनकी 887 मल्टी बिलियन कंपनीज जो हैं उनको पाकिस्तान में ला के कितनी दफ़ा ये दिखाया, सरकारी खर्चे पे दिखाओ कि पाकिस्तान में ये पोटेंशियल है, पाकिस्तान में ये प्रपोजल्स है। हमने कभी तो कुछ भी किसी को सामने नहीं लेके आए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, वक्त खत्म हो गया हमारे पास बनाया देते। और अब आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन आपने सुना आमिर अली साहब को। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।